हैं? जो मेरी फोटो है इसमें फोटो कहाँ आएगी? एक मिनट, चालू हो गया है लेकिन कैमरा फ्रंट, ओके ओके। कैमरा ये है ना, कैमरा क्या है ये? आपको बोलता हूँ क्या होल्डर। कैसे इस पे? आगे तो शो करें? अच्छा ओके। तो दोस्तों नमस्कार, और बैंक की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अमन प्रकाशन का आभार करता हूँ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? ऋषभ जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, प्रमोद जी नमस्कार। साउंड धीमा जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले अमन प्रकाशन का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे व्यंग्य की इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। तो शुरू करते हैं व्यंग्य के बारे में। व्यंग्य कल, आज और कल। तो सबसे पहले हम देखें कि व्यंग्य क्या होता है, क्योंकि व्यंग्य कल कैसा था, आज कैसा है और कल कैसा होगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्यंग्य होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कई तरह की इसमें समझ बूझ चलती है। कुछ लोग कुछ समझते हैं, कुछ लोग कुछ समझते हैं। नमस्कार मिश्र जी, विजय जी नमस्कार, राकेश जी नमस्कार। तो देखिए, व्यंग्य, जब मैं कहता हूं कि व्यंग्य, तो आपको क्या महसूस होता है? क्या आपको व्यंग्य सुनकर जो व्यंग्य से अपेक्षा होती है वो हो जाता है? व्यंग्य शब्द सुनकर आप आक्रोश में भर जाते हैं? क्या कुछ विचार आपके मन में आता है व्यंग्य शब्द सुनकर? क्या आप कुछ सक्रिय हो जाते हैं, कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं कुछ आप? मेरे ख्याल से व्यंग्य शब्द सुनकर कुछ नहीं होता। अर्थात व्यंग्य जो है वो व्यंग्य शब्द में नहीं है, व्यंग्य शब्द में भी व्यंग्य नहीं है। व्यंग्य उसे बनाना पड़ता है। तो उसे कैसे बनाया जाए, व्यंग्य को व्यंग्य कैसे बनाया जाए, उसके लिए बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं, बहुत सारे तत्व बताते हैं उसके। कोई कहता है कि उसमें विसंगति होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से तो विसंगति साहित्य के सभी विधाओं में, कहानी में भी विसंगति देखने को मिल जाती है, लेखों में तो विसंगति देखने को मिलती है। पत्रकारिता के जो पत्रकारीय टिप्पणियां होती हैं उसमें भी विसंगति देखने को मिलती है।
तो क्या वो सब व्यंग्य है? जहाँ जहाँ भी हमें व्यंग्य, जहाँ जहाँ भी हमें विसंगति नजर आती है, असंगति नजर आती है, क्या हम सब उसको, उस सब को हम व्यंग्य कह सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। विसंगति पर आधारित जरूर होता है व्यंग्य, विसंगतियों पर, असंगतियों पर प्रहार जरूर करता है व्यंग्य, लेकिन विसंगति अपने आप में व्यंग्य नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि प्रहार व्यंग्य है, हम प्रहार करते हैं और वो व्यंग्य हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल प्रहार भी व्यंग्य नहीं है। व्यंग्य में प्रहार जरूर होता है, लेकिन केवल प्रहार कर देने से व्यंग्य नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। एक राजस्थानी में कहावत है कि बूढ़ा मरे या जवान, हमें हत्या से काम। व्यंग्य से मारते चलो, व्यंग्य एक हथियार है, बहुत धारदार, बहुत तेज हथियार है। उससे आप मारते चलो किसी को और वो व्यंग्य हो जाता है, वो व्यंग्य नहीं है। हमें समझना पड़ता है कि हमें किस पर वार करना है, प्रहार हमारा कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, किस पर प्रहार करना चाहिए। चूंकि आज ये बात बहुत कम समझी जा रही है। जी भरत प्रसाद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। व्यंग्य बहुत व्यापक सरोकारों का, अनेक आयामी और अंधकार शोषक होता है, बिल्कुल सही है। मैं वही बात कर रहा था कि हमें कई बार हम ये समझ न होने के कारण कि प्रहार किस पर करना है, और केवल ये मान लेने से कि व्यंग्य प्रहार होता है, हम अक्सर, कई बार हम उसी पर प्रहार कर देते हैं जिस पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए, या जिसकी तरफ से हम लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, जिसके पक्ष में हम खड़े हुए हैं। हाथी आपने देखा होगा, जो हमारे युद्ध हुए हैं मुगलों के साथ, उनमें हाथी, हमारे पास हाथी होता था, उनके पास घोड़े या तोपें वगैरह होती थी। कई बार हाथी जो है दिशा भ्रम की वजह से पलट जाता था और अपनी ही सेना को रौंदने लगता था। तो व्यंग्यकार ऐसा हाथी ना हो जाए, ये ध्यान रखना होगा हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज ये समझ नहीं आ रहा है। हम ये देखते हैं कि ज्यादातर व्यंग्यकार उसके पक्ष में खड़े हैं जिस पर हमें प्रहार करना चाहिए, जिसके विरोध में होना चाहिए। आप देखिए, मजदूरों का मजाक उड़ाया जाता है, स्त्रियों को मजाक उड़ाया जाता है। अभी पिछले दिनों कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मजदूरों को बेघर होना पड़ा, पैदल अपने घर जाना पड़ा। बहुत से लोग रोटी के लिए तरस गए, बहुत लोगों की रोटी पटरी पर रह गई और वो मर गए। और फिर भी मैंने देखा कि बहुत लोग उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो क्यों चल दिए, वो क्यों चल दिए, इस तरह से क्यों नहीं पड़े, अपने घरों में भूखे प्यासे पड़े रहे, उन्होंने कोरोना को बढ़ा दिया। इस तरह की बातें उठी। तो ये उसी वजह से है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि व्यंग्य किस पे किया जाना चाहिए। जी विजय लक्ष्मी विजया जी, विसंगति अथवा प्रहार ही व्यंग्य नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं। अब आप देखें, बहुत सारे लोग हमारे जो व्यंग्यकार हैं, जो वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, वो बहुत लोग विट और आयरनी के पीछे पड़े रहते हैं। साहब, विट होना चाहिए, आयरनी होनी चाहिए। विट तो बहुत, आप उपदेश देखेंगे जो हमारे ये बाबा किस्म के लोग होते हैं, ये सब अपने उपदेशों में विट पैदा कर देते हैं। उनके उपदेशों में आयरनी मिल जाती है आपको, जब वो दूसरों पर प्रहार करते हैं, दूसरे लोगों पर या किसी पर भी, या सामाजिक विडंबनाओं पर। तो उनके उपदेशों में भी, उनके प्रवचनों में भी ये विट और आयरनी मिल जाए, लेकिन उनको हम व्यंग्य नहीं कह सकते। तो हम ये देखते हैं कि विट, आयरनी वगैरह जो है, ये सब व्यंग्य में होती जरूर है, इनसे व्यंग्य पैदा किया जा सकता है, लेकिन केवल उसी को व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। एक और शब्द है हास्य, व्यंग्य से बहुत जुड़ा हुआ है। इस पर बहुत ज्यादा व्यंग्यकारों में खींचतान होती है। बहुत लोग कहते हैं कि व्यंग्य में हास्य होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और बहुत लोग हास्य को ही
आधार बना के व्यंग्य करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये हास्य और व्यंग्य दोनों अलग चीजें हैं। हास्य प्रायः निरुद्देश्य होता है। निरुद्देश्य इस अर्थ में कि वो अपना उद्देश्य स्वयं होता है, मतलब हंसा दिया आपने किसी भी तरीके से और उसका उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन ये तो इतना तो काफी नहीं है कि आपने हंसा दिया, इसे तो व्यंग्य नहीं कहा जा सकता कि आप हंसा दें। आप कोई व्यक्ति, संस्कृत में हम देखते हैं, संस्कृत में एक विदूषक हुआ करता था, संस्कृत नाटकों में एक विदूषक महत्वपूर्ण किरदार होता है। वो अपनी मूर्खताओं से, मूर्खता भरी बातों से हंसाता रहता है, उससे कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती। कुछ नाटकों में आपने देखा हो जो संस्कृत की, जिनकी पृष्ठभूमि है, कि विदूषक जो है वो अपने मोटे पेट को, उसका पेट अक्सर मोटा होता है, वो वामन होता है, नाटा होता है, बौना होता है, कुछ कुरूप जैसा भी होता है, मतलब ताकि उसको देखते ही हंसी आए। उसका पेट मोटा होता है, वो अक्सर अपने पेट को पीट पीट कर, ऐसे दृश्य मिलते हैं संस्कृत नाटकों में कि विदूषक अपने पेट को पीट पीट कर मोदक मांग रहा है, भूखा है वो और मोदक मांग रहा है। लेकिन और सब लोग, नाटक में दिखाया जाता है कि सब लोग हंस रहे हैं उस पर, सब लोग हंस रहे हैं, हंसी से लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन उसकी क्षुधा पूर्ति करने का ध्यान किसी को नहीं आता। उसे किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये भूखा है, इसको रोटी दी जाए या मोदक दिया जाए। सब लोग हंसते रहते हैं। तो इस तरह से उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसे हास्य में सहानुभूति नहीं होती है, सहानुभूति का लेश मात्र भी नहीं होता। तो उसे हम, और फ्रायड ने, आप देखें, फ्रायड ने तो एक जगह पर हास्य को दुष्टता कहा है, दुष्टता तक कहा है फ्रायड ने। वो ऐसे ही प्रकरणों की वजह से हम देखते हैं कि साहब कोई बरसात में कोई सड़क पर आदमी गिर गया है और हम हंसने लगते हैं कि देखो फिसल के गिर गया। तो ये हास्य जो है व्यंग्य नहीं कहलाता। व्यंग्य बिल्कुल अलग चीज है। हम अंत में आएंगे इस पर कि व्यंग्य है क्या। अभी देख लें कि व्यंग्य क्या क्या नहीं है। हास्य जो है, हास्य कोई, ये जब मैं कह रहा हूं कि साहब ये सब चीजें व्यंग्य नहीं है, तो मैं इनका कोई निरादर नहीं कर रहा हूं, मैं हास्य को कोई कमतर नहीं बता रहा हूं। हास्य पैदा करना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, बहुत कम, और यही कारण है कि बहुत कम हास्यकार हुए हमारे पास। कारण यह है कि हास्य जो है वो बहुत जल्दी, चूंकि हास्य का उद्देश्य केवल हास्य होता है, केवल हंसा देना ही हास्य का उद्देश्य होता है, इसलिए बहुत जल्दी वो फुहड़ता पे आ जाता है। बहुत सारी, ज्यादातर तो वो परिस्थितियों पर होता है, लेकिन परिस्थितियां कितनी होंगी, तो वो फुहड़ता पर आ जाता है, द्वयार्थक संवादों पर आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो दूरदर्शन में, टीवी पर भी, टीवी चैनल्स पर भी जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही, मतलब जल्द ही वो स्तरहीन हो जाते हैं, स्तरीय नहीं रहते, दोहरे संवादों, दोहरे अर्थ वाले संवादों पर आधारित हो जाते हैं, फुहड़ हो जाते हैं। उसकी वजह यही है। जी, प्रेम जन्मेजय जी, भाई साहब नमस्कार। संस्कृत नाटकों में विदूषक मर्यादित हास्य उत्पन्न करता था, आजकल हास्य अमर्यादित हो गया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसलिए प्रेम जन्मेजय हास्य को व्यंग्य में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, उसे मना करते हैं कि नहीं होना चाहिए। उसका कारण यही है कि हास्य जो है व्यंग्य को कई बार छिछला बना देता है, कई बार उसका स्तर नीचा कर देता है। तो हम ये देखते हैं कि हास्य भी व्यंग्य, हास्य को व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि विदेशों में हास्य को, व्यंग्य को भी हास्य ही कहा जाता है, उसको हास्य में गिना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ संयोग से हास्य को, व्यंग्य को हास्य से बिल्कुल अलग करके देखा जाता है। कुछ लोग करुणा को व्यंग्य का तत्व बताते हैं। हमने देखा कि जो जितनी भी अच्छी व्यंग्य रचनाएं हैं उनमें वो करुणा उपजाती हैं। वो चाहे आप देखेंगे नरेंद्र कोहली की जो अस्पताल रचना है वो बड़ी बड़ी करुणोत्पादक है। लेकिन
केवल करुणा जो है वो व्यंग्य नहीं होता, केवल करुणा भी व्यंग्य नहीं। करुणा उत्पन्न होती है व्यंग्य से, अच्छी रचनाएं जो हैं करुणा उत्पन्न करती हैं, लेकिन केवल करुणा को व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा होता तो बुद्ध की करुणा को आप व्यंग्य कहेंगे क्या? बुद्ध में तो करुणा थी, तो क्या बुद्ध की करुणा को हम व्यंग्य कह सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कह सकते। तो हम ये देखते हैं कि करुणा भी जो है व्यंग्य का तत्व नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं कुछ ऐसे तत्वों पर जो व्यंग्य के काफी नजदीक हैं, जैसे कि वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में जो उक्ति है वो इससे शब्द से ही स्पष्ट है कि वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति व्यंग्य में होती है। व्यंग्य जो है कई बार, जी बिल्कुल, प्रेम जी कह रहे हैं कि हास्य यदि व्यंग्य का उत्प्रेरक बनकर आता है तो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है। इस पर हम बाद में आएंगे कि हास्य का व्यंग्य में क्या उपयोग है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि व्यंग्य क्या क्या, व्यंग्य में क्या क्या, मतलब व्यंग्य का मूल तत्व क्या है। तो वक्रोक्ति जो है, वक्रोक्ति के माध्यम से भी व्यंग्य पैदा किया जाता है। व्यंग्य अक्सर वक्रोक्ति के बहुत करीब पड़ता है, लेकिन केवल वक्रोक्ति व्यंग्य नहीं कही जा सकती। केवल वक्रोक्ति भी व्यंग्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत सारी वक्रोक्तियां हैं, बहुत सारी टेढ़ी बातें हैं। मैं आपको अगर उदाहरण दूं एक दो तो उससे शायद बात स्पष्ट होगी। एक वक्रोक्ति का उदाहरण देता हूं आपको। एक मिनट, जरा मुझे एक मिनट दीजिए। इसी तरह से व्यंजना है, वक्रोक्ति की तरह ही एक व्यंजना है। व्यंजना शब्द, व्यंजना से लगता है जैसे कि व्यंग्य जो है व्यंजना से आधारित होता है, ये मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन आप देखें कि व्यंजना, केवल व्यंजना भी व्यंग्य नहीं है, क्योंकि व्यंग्य तो अभिधा से भी निकल जाता है। बहुत ये अक्सर हमने देखा कि लोग जो हैं अभिधा को व्यंग्य के विरुद्ध मानते हैं, लेकिन कुशल व्यंग्यकारों ने अभिधा से व्यंग्य पैदा किया है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, नरेंद्र कोहली की एक रचना है अस्पताल। उसमें मरीज अंदर है, उनका जो परिचारक है वो अंदर जाना चाहता है। द्वारपाल जो दरबान है वो कहता है कि पास दीजिए। पास पास कहाँ से मिलेगा? पास अंदर से मिलेगा, और पास के बिना आप जा नहीं सकते। सिर्फ इतनी बात उसमें कही गई है, और ये केवल ये अभिधा है। अभिधा से व्यंग्य उत्पन्न हुआ है। तो कुशल जो व्यंग्यकार है वो अभिधा से भी व्यंग्य उत्पन्न करता है। तो इससे साबित होता है कि केवल व्यंजना व्यंग्य नहीं है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको वक्रोक्ति का। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वो उड़ गया सपर है। यहां पर अपर का मतलब है दूसरा, जबकि श्रोता उसका अर्थ बिना पर का, बेपर का करके करता है। यह वक्रोक्ति है, काकू वक्रोक्ति है ये। लेकिन ये वक्रोक्ति होने के बावजूद व्यंग्य नहीं है, इसे व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। अब देखें कि जब ये सब व्यंग्य नहीं है, अगर ये सब तत्व व्यंग्य के मूल तत्व नहीं है, ये केवल ये व्यंग्य को व्याख्यायित या परिभाषित नहीं करते, तो फिर क्या क्या चीज है व्यंग्य में? क्या चीज होनी चाहिए? मेरे विचार से दृष्टि वो शब्द है, दृष्टि वो तत्व है जिसके होने पर व्यंग्य व्यंग्य बनता है। दृष्टि के दो अर्थ हैं, एक नजर और एक नजरिया। नजर इस रूप में कि वो व्यंग्य जो है वो एक टेढ़ी नजर होता है,
स्थितियों को वो एक अलग नज़र से देखता है। वो नज़र वही नहीं होती जो कहानीकार की होती है, निबंधकार की होती है, या नाटककार की, या किसी और अन्य विधा के लेखक की होती है। वो स्थितियों पर, चाहे वो विसंगति हो, विडंबना हो, विकृति हो, विरूपता हो, अन्याय हो, अत्याचार हो। अन्याय का विरोध बहुत लोग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन व्यंग्यकार उसे अलग नजरिए से, अलग नज़र से देखता है। वो टेढ़ी नज़र है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अखबारों में या पत्रिकाओं में व्यंग्य के कॉलम का नाम टेढ़ी नज़र, तिरछी नज़र, इस तरह के होते रहे हैं। उसका कारण यही है। और दृष्टि का दूसरा अर्थ है, दृष्टि का दूसरा अर्थ है नजरिया। आपका नजरिया क्या है? आपके पास टेढ़ी नजर भी अगर है, टेढ़ी नजर से आप देखते हैं, ये बहुत लोगों के पास होती है टेढ़ी नजर। व्यंग्य की दृष्टि जो है, व्यंग्य की जो नजर है, वो बहुत लोगों के पास, हमारे व्यंग्यकारों के पास, जितने भी व्यंग्यकार लिख रहे हैं सभी के पास ये। लेकिन नजरिया ये तय करता है कि आपकी जो नजर है वो कैसी है, वो व्यंग्य बनाती है कि नहीं बनाती। व्यंग्य असल में अन्याय और अत्याचार का एक खास नजरिए से विरोध करता है। वो कमजोर के पक्ष में खड़ा होता है। व्यंग्यकार कमजोर के पक्ष में खड़ा होता है, ताकतवर के खिलाफ खड़ा होता है। और इसलिए खड़ा होता है कि कमजोर के पास कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ विरोध करने के लिए है नहीं। ताकतवर के पास बहुत कुछ है, और ताकत जो है वो अक्सर भ्रष्टता पैदा करती है। ताकत, सत्ता, इसलिए तो कहा गया है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। वो वही कारण है। सत्ता से आदमी मदांध हो जाता है। प्रभुता पाई काहि मद नाई। किसको मद नहीं हो जाता? आप हमारे नेताओं को देखिए, आप जब वो वोट मांगने आते हैं तो कितने विनम्र दिखाई देते हैं, कितने अच्छे दिखाई देते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या क्या ला के दे देने का वादा करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने का वादा कर देते हैं। वो हम भी मान लेते हैं कि जानते हुए भी कि ये चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो चलो। लेकिन आप देखिए सत्ता में आते ही क्या होता है। ये किसी एक पार्टी, किसी एक दल की बात नहीं है, ये सत्ता की बात है, जिसमें कितना भी सयाना जाए कोई, कलंक लग ही जाता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ती है उससे बचने के लिए, जो सभी लोगों में नहीं होता। तो ये जो दृष्टि है, जो नज़र और नज़रिए से युक्त है, ये व्यंग्य को व्यंग्य बनाती है। ये सरोकार पैदा करती है, ये आम आदमी के पक्ष में खड़ा करती है व्यंग्यकार को। और इसलिए देखिए आप, व्यंग्य जो है इतना लोकप्रिय है। क्यों है लोकप्रिय व्यंग्य? क्यों सभी अखबारों में व्यंग्य का कॉलम अपरिहार्य हो गया है? व्यंग्य क्यों सभी लोग देना चाहते हैं? क्योंकि पाठक को वो तुरंत अपील करता है, तुरंत प्रभावित करता है। आम आदमी को लगता है कि व्यंग्यकार मेरे तरफ से लड़ रहा है, व्यंग्यकार उसकी तरफ से लड़ाई करता है, और न केवल लड़ाई करता है बल्कि उसको दंडित भी कर देता है अपने हिसाब से, अपने तरीके से। तो मेरा कहना यह है, मैं ये मानता हूं कि व्यंग्य जो है, व्यंग्य में ये सब तत्व हो सकते हैं, ये सब सारे तत्व भी हो सकते हैं, उनमें से कोई एक तत्व भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास दृष्टि नहीं है, मैं देखता हूं कि दृष्टि शब्द आते ही, विचार शब्द आते ही, दृष्टि विचार से ताल्लुक रखती है, विचार शब्द आते ही उसे एक अलग मोड़ दे दिया जाता है। मुझे पता नहीं कि क्यों विचार और विचारधारा से इतना परहेज किया जाता है, उसे कुछ गलत संदर्भ में रखा जाता है। विचारधारा से, विचार या विचारधारा से किसी पार्टी, किसी दल का संबंध नहीं है। अब आप देखें कि परसाई जो है वो वामपंथ से जुड़े थे, लेकिन शरद जोशी तो नहीं जुड़े थे। और दोनों ही अपने अपने ढंग से इतने मतलब इतने बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, लेकिन दोनों के पास अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपना विचार है।
और इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये मेरा मानना है कि व्यंग्य जो है विचार से पैदा होता है, विचार से पैदा होता है और विचार को पैदा भी करता है। व्यंग्य व्यंग्य व्यक्ति को सोचने पर विवश करता है। वो उसे उसका मनोरंजन तो करता है। देखिए, ये ध्यान रखने की चीज़ है, अक्सर हम भूल जाते हैं कि व्यंग्य साहित्य है और साहित्य रसात्मक होता है। व्यंग्य साहित्य है और साहित्य रसात्मक होता है, इसलिए उसमें रस होना आवश्यक है। अगर उसमें रस नहीं होगा तो साहित्य भी नहीं होगा। इसलिए उस रस की वजह से जो है आनंद पैदा होता है। वो आनंद जो जिसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, वो व्यंग्य में भी पैदा होता है। लेकिन इसके साथ ही व्यंग्य अपने पाठक में, अपने श्रोता में एक विचार पैदा करता है, एक सक्रियता पैदा करता है। उसे लगता है कि यार ये गलती हो रही है समाज में। वो ये भी देखता है कि कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं करता, और अगर वो करता है तो वो उसको छोड़ देता है, उस त्याग देता है। और अगर उसे लगता है कि मैं तो नहीं करता लेकिन समाज तो कर रहा है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, तो वो उसे उसके खिलाफ आवाज उठाता है। ये व्यंग्य का उद्देश्य है। व्यंग्य अन्याय और अत्याचार का विरोध करता है और ऐसा करते हुए वो पाठक में एक विचार पैदा करता है, उसे सोचने पर विवश करता है और सक्रिय बनाता है, उसे कुछ करने के लिए विवश करता है। वो कुछ करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं नहीं कह सकता कि ये कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं व्यंग्यकार हूँ और अन्य विधा के लोग ये इसे गलत समझ सकते हैं। हालांकि मैं अन्य विधाओं में भी लिखता हूँ, मैंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। लेकिन फिर भी एक व्यंग्यकार के नाते मैं कह सकता हूँ कि जितना सक्रिय, जितना सोचने पर विवश व्यंग्य करता है, अन्य विधाएं कम करती हैं या देर से करती हैं, उनका प्रभाव देर से होता है। व्यंग्य का प्रभाव तात्कालिक होता है। व्यंग्य पढ़ते ही व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाता है। अब हम आए, अगर हम ये अब हम इस बात पर पहुंच गए कि व्यंग्य क्या होता है, तो अब हम ये चर्चा कर सकते हैं कि सब व्यंग्य कल कैसा था, आज कैसा है और कल कैसा होने की संभावना है। तो हम देखें कि व्यंग्य जो है, मैं देखता हूं, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी भी रहा हूं, मैं देखता हूं कि संस्कृत में इतने अच्छे, संस्कृत से ही आपको व्यंग्य मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि व्यंग्य तो व्यक्ति के साथ है ना।